हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने सेकेंड लेक्चर में देखेंगे एस के मापा का 1.2 यानी कि सबसेट्स। तो हम सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि ये नाम से ही क्लियर हो रहा है सबसेट। तो ये हमारा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये है सबसेट्स। तो सबसेट का मतलब क्या होगा, यानी कि ये वाला ये सबसेट्स जो कि हम देख रहे हैं। तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सबसेट्स मतलब कि सेट का भी, सेट के अंदर मान लो कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स हम अगर सेट लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे, तो सब सेट्स जैसे कि हम सिर्फ ये दो एलिमेंट ले लें, जैसे कि सिर्फ 1 2 ले लें, इसको एक सेट बना दें, तो ये ए जो होगा इसको हम बोलेंगे कि ये सब सेट है इसका, इस सेट का, ठीक है। यानी कि ये हमारा एक तरह से पेरेंट सेट हो गया और ये उसी के सेट के अंदर का कोई एलिमेंट, मतलब कि उसी का कलेक्शंस जिससे वो सेट बन रहा है। तो पढ़ते हैं, लेट ए एंड बी द टू सेट्स। तो मान लेते हैं कि ए और बी अगर कोई भी दो सेट हैं, अगर x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू बी, देन ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ बी। देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर जब हमें प्रूव करना होता है कि कोई दो सेट आपस में इक्वल है, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो मैं ये आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ हम कैसे करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, इफ़ x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू बी, देन ए इज सेट टू बी सबसेट्स ऑफ ए। मतलब कि हम लोग बोलेंगे कि a इज़ अ सबसेट ऑफ b कब, जब a के अंदर से हम लोग कोई भी अगर अगर हम लोग ए को हम लोग b का सबसेट बोलेंगे अगर a के अंदर से हम लोग कोई भी एलिमेंट लेके चलें। जैसे अगर मान लें कि कोई भी एलिमेंट x बिलोंग्स टू a है और वो एलिमेंट इम्प्लाइज कर जाए x बिलोंग्स टू b, यानी कि जैसे अगर इसे वेन डायग्राम से अगर हम देखें तो ये हम ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट, ये अगर हम ले लेते हैं अपना सेट a, सेट p ले लेते हैं, और इसके अंदर में छोटा सा जो ये सेट है, ये अगर सेट a है, तो अब सोचो क्योंकि a के अंदर से अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट लेके चल रहे हैं इस a के अंदर में से कोई भी x, तो वो b के अंदर चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, a जो होगा वो b के अंदर होगा, यानी हम बोलेंगे कि a इज़ अ सबसेट ऑफ b। सिमिलरली दिस मीन्स दैट ईच एलिमेंट ऑफ a इज़ एन एलिमेंट ऑफ b, दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय a इज़ अ सबसेट। ये लिखने का नोटेशन यहाँ पे ये यूज़ किया जा रहा है b, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और b इज़ अ सबसेट ऑफ a। इन दिस केस b इज सेट टू बी सुपर सेट ऑफ ए, तो b को हम लोग सुपर सेट भी बोलेंगे a का, a से बड़ा। फिर और नेक्स्ट वी कंसीव ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ, देखो अब ये वाला पढ़ते हैं आगे। तो वी कंसीव ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, और हम लोग मान के चलेंगे कि ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कि ज़ीरो एलिमेंट हो उसके अंदर, जिस सेट को हम लोग फाई बोलते हैं, फाई। तो ऐसे सेट भी मान के चलेंगे कि ऐसा सेट भी एग्जिस्ट करता है। तो जैसे कि ये जो फाई हम लेते हैं, ये फाई, इसका मतलब हो गया एम्प्टी सेट, मतलब कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये हो गया। उसके बाद दिस इज़ कॉल्ड द नल सेट और एम्प्टी सेट, दिस इज़ called the null set or empty set and it is denoted by phi. For logical consistency phi is a subset of A for every set A। और ऑब्वियस सा बात है क्योंकि phi के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो phi तो हर सेट का सबसेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि phi के अंदर, क्योंकि हम बोलेंगे A फॉर एन एग्जाम्पल, A मेरा सिर्फ एक सिंगल्टन सेट है जिसके अंदर सिर्फ 1 है, लेकिन phi के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो phi जो होगा वो तो सबसेट होगा ही सिंगल्टन 1 का। क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था कि हम किसी भी सेट को दूसरे सेट का सबसेट तब बोलते हैं अगर हम उस सेट के अंदर से कोई भी एलिमेंट उठा करके चलें तो वो दूसरे एलिमेंट के अंदर बिलोंग कर जाए। तो फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसके एलिमेंट के अंदर हम बोल सकते हैं ट्रिवियली, क्योंकि इसके पास ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो कि इसके पास तो हो लेकिन इसके पास ना हो, तो ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब कि जो फाई होगा वो सभी ए का, मतलब फॉर ऑल सेट ए का सबसेट हो जाएगा फाई।
अब नेक्स्ट, अब फॉर एवरी सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ये तो ऑब्वियस सा बात है, ट्रू है, क्योंकि ए तो खुद का सबसेट हम लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर हम ए से लेकर के चले तो वो ए के अंदर तो आएगा ही। फिर ऑल्सो फाई इज़ अ सबसेट ऑफ ए। फॉर एवरी सेट ए एंड फाई आर सेट टू बी द इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। अब फाई और ए तो ऑलवेज सबसेट होंगे ही ए के, तो इसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट्स ए का। एनी अदर सबसेट ऑफ ए इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और बाकी इसको छोड़ करके जो भी सबसेट्स होंगे, मतलब फाई और ए को छोड़ करके, वो हमारे इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे। ये ए और फाई, ये तो ट्रिवियली ये सब में, अगर मान लो कि अब कोई भी मैं सेट लिखता हूँ, कोई भी मैं अगर मान लो एक सेट लिखता हूँ, जैसे कि कोई बी एक मैं सेट लिखता हूँ 1 2 3 4, तो इसके दो तो सबसेट ट्रिवियली होंगे ही होंगे। कौन कौन से? फाई और दो सबसेट्स इसके होंगे, फाई एंड बी, ये ऑलवेज होंगे इसके सबसेट। तो ये हमारे प्रॉपर सबसेट्स होंगे। और इसको छोड़ करके जो इम्प्रॉपर सबसेट, जैसे कि सिंगलटन 1, ये भी एक सबसेट होगा इसका, सिंगलटन 2 या फिर सिंगलटन 1 या फिर 1 2 का सेट, ऐसा ये भी इसका सबसेट होगा। तो ये देखते हैं आगे, A and phi are said to be the improper subsets of A, and any other subset of A is called the proper subset of A. For example, the set Z is the proper subset of the set Q, क्योंकि हमें पता है set Q यानी कि रैशनल नंबर्स का सेट, और ये जो Z है यानी कि इंटीजर्स, ये इंटीजर्स के एलिमेंट Q के एलिमेंट के अंदर ही होते हैं। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी अगर हम X लें जो कि Z में बिलोंग कर रहा हो यानी इंटीजर्स में, तो ऑब्वियस सा बात है कि वो इम्प्लाई करेगा Q में तो बिलोंग करेगा ही। तो हम बोल सकते हैं कि Z जो होगा वो सबसेट हो जाएगा Q का। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि टू सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल इफ A इज़ अ सबसेट ऑफ B और B इज़ अ सबसेट ऑफ A। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी हम जब भी हमें प्रूव करना होता है, जैसे कि A इज़ इक्वल्स टू B, कोई भी इनइक्वालिटी थ्योरम अगर हमें प्रूव करना होगा, ये हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे इस प्रॉपर्टी का। तो A इक्वल्स टू बी अगर हम प्रूव करना, तो अगर हम प्रूव कर दें कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि आप जैसे देखो अगर ऐसे भी देखोगे A इज़ अ सबसेट ऑफ B का मतलब क्या है कि ये एक बड़ा सेट B होगा, ये छोटा सेट A होगा, ये वाला A होगा और ये वाला मान लो B होगा। तो ये हम बोलेंगे कि A जो है वो B के अंदर है, यानी कि B के अंदर, इस B के अंदर A है। और अगर हम प्रूव कर दें कि जो B है वो A के अंदर, ये A है बड़ा वाला और छोटा वाला B है ये वाला, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब B इज़ अ सबसेट ऑफ A हो गया। पर ये तो तभी पॉसिबल, आप खुद सोचो कि B जो हो वो A के अंदर हो और A B के अंदर, ये तो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों, ये बढ़ते बढ़ते A बढ़ते बढ़ते B के बराबर ही हो जाए, तभी पॉसिबल है, और ये B बढ़ते बढ़ते A के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब A और B जब इक्वल होंगे तभी ये केस होगा। तो इसलिए हम A इक्वल्स टू B अगर हमें प्रूफ करना होगा तो हम ये यूज़ करेंगे कि हम A को सबसेट दिखा देंगे B का और B को सबसेट दिखा देंगे A का। और ये हम कैसे दिखाएंगे, तो इसको दिखाने के लिए वही तरीका हम यूज़ करेंगे कि अगर हमें दिखाना है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, तो हम एक एलिमेंट लेके चलेंगे A के अंदर से, और अगर वो एलिमेंट A के अंदर है और अगर हम दिखा देते कि वो एलिमेंट B के अंदर भी है, तो हम बोल सकते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। सिमिलरली हम B इज़ अ सबसेट ऑफ A दिखा देंगे, तो इससे हम बोल सकते हैं कि A इक्वल्स टू B होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। अब फाइनाइट सेट, नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट कब बोलेंगे, जब उसके एलिमेंट्स जो हों वो फाइनाइट हो। तो अ सेट ऐसी सेट टू बी फाइनाइट सेट इफ आइदर इट इज़ एम्प्टी, एम्प्टी होगा तो जीरो, कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे, तो ऑब्वियस सा बात है कि सेट फाइनाइट होगा। और कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अदरवाइज इट इज़ सेट टू बी द इनफाइनाइट सेट। और इस दो कंडीशन को छोड़ करके कि अगर एम्प्टी ना हो और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो फाइनाइट ना हो, तो इसको छोड़ करके वो जो सेट होगा वो एम्प्टी होगा, सॉरी मतलब इनफाइनाइट होगा, मतलब कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं हुए तो। अब हम देखेंगे अलजेब्रिक ऑपरेशंस। तो ये अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होता है, सेट पे अलजेब्रिक ऑपरेशंस अब हम समझेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हमें मान लो कि 1 और 2 को ऐड करना है फॉर एन एग्जांपल, तो अगर हमें 1 और 2 को ऐड करना है, 1 और 2 को, तो हम ये ऐड करके लिखते हैं 3।
बट यहाँ पे सेट के सेंस में अगर हम लिखते हैं प्लस या फिर कोई भी अगर हम नोटेशंस यूज़ करते हैं किसी सेट के लिए, क्योंकि अगर सेट ए लिख रहे हैं और एक सेट बी लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम कौन कौन सा ऑपरेशन सेट के बीच कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई दो नंबर के बीच में ऐसे यूनियन नहीं लगा सकते। ये एक सेट हम सेट के बीच यूज़ करते हैं अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़, मतलब ये एक अलजेब्रिक ऑपरेशन यूज़ करते हैं दो सेट के बीच, पर इसी चीज़ को हम इसके बीच यूज़ नहीं कर सकते हैं, नंबर्स के बीच से 1 यूनियन 2 नहीं लिख सकते हैं। तो अब हम ये सब चीज़ समझेंगे कि ये सब क्या होता है। ये सब ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है आपके क्लास 11th में सेट थ्योरी पे, लेकिन फिर भी मैं फटाफट रिकॉल करवा देता हूँ। अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स, तो क्या क्या अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस सेवरल वेज ऑफ कंबाइनिंग द डिफरेंट सेट्स। तो दो सेट्स को कंबाइन कैसे कैसे किया जा सकता है। तो फॉर दिस पर्पस वी शैल कंसीडर द सेवरल सेट्स इन अ पर्टिकुलर डिस्कशन एज सबसेट्स ऑफ अ सिंगल फिक्स्ड सेट called the universal set in the relation to its subset. A universal set is generally denoted by u. देखो अब इसका पूरे का मतलब क्या हुआ कि हम एक अपनी सिंप्लिसिटी के लिए एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं जिसके अंदर सारे जो भी हम लोग लेके चलेंगे बाकी सेट्स को ए को बी को हम मान लेंगे कि वो सब एक बहुत ही बड़े सेट यानी यू के अंदर है। तो हम यू को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो हमें चाहिए। तो मान लेते हैं कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी सी बी द सबसेट्स ऑफ यू। तो हम मान लेंगे कि ए बी सी जो है वो सबसेट्स है यू का, और तो ये हो गया हमारा कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी सी बी द सबसेट्स ऑफ यू। तो हम क्या मान लेंगे कि ए बी सी जो है वो सबसेट्स है यू का, मतलब यू एक बहुत बड़ा सेट है। जैसे मान लो कि यू को हम ले लिए 1 2 3 4, तो और अगर हम ए बी को लेना चाहते हैं तो ए को अगर हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल सिर्फ 1 और बी को ले लेते हैं 4, तो ये जो होगा ए और बी ये सबसेट हो जाएगा यू का। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि सबसेट्स ऑफ यू वी डिफाइन द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन द क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ यू। तो हम लोग डिफाइन करते हैं ऑपरेशंस। तो यूनियन, जैसा आपको पता है यूनियन का मतलब होता है कि ए यूनियन बी, मतलब वो सारे एक्स सच दैट एक्स या तो ए में हो या बी में हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अगर ए हम लेकर के चलते हैं 1 2 और बी लेकर के चलते हैं 2 3, तो जब हम दोनों को मिला करके लिखेंगे ए यूनियन बी, तो इसका मतलब कि हम दोनों के एलिमेंट्स को एज अ कॉमन लिख देंगे 1 2 3, और क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसलिए हम 1 2 2 3 नहीं लिखेंगे, 1 2 3 लिखेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा जा रहा है, द यूनियन और द जॉइन ऑफ अ सबसेट्स ए एंड बी इज अ सबसेट ऑफ यू डिनोटेड बाय ए यूनियन बी एंड इट इज़ डिफाइंड एज ए यूनियन बी। के अंदर वो सारे एक्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग करेगा या तो ए में या बी में। देयरफॉर ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और टू बी और बोथ। इट फॉलोज दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ। तो देखो यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी जो है वो ऑब्वियस सा बात है ए को तो अपने अंदर रखेगा ही, ए तो इसके अंदर आएगा क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर है। तो हम बोल सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, और बी भी जो होगा वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का, मतलब ए यूनियन बी इनसे बड़ा होगा ए से और बी से। और ऑब्वियस सा बात है कि ए यूनियन बी जो है उसके जो एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं वो ले तो रहे हैं हम एक्स से ही, मतलब सॉरी यू से ही, यूनिवर्सल सेट जो हम बना रहे हैं, तो इसीलिए ये सबसेट होगा यू का, यानी कि ए यूनियन बी भी जो होगा वो सबसेट होगा यू का। नेक्स्ट, अब आगे हम देखते हैं इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, द इंटरसेक्शन और द मीट ऑफ टू सबसेट ए एंड बी इज अ सबसेट ऑफ यू डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी एंड इट इज़ डिफाइंड एज। ए इंटरसेक्शन बी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वो सारे एक्स होंगे सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग करेगा बी में। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन एलिमेंट हमें लेना है कि अगर ये एक सेट ए है ये एक सेट बी है तो ये वाला पार्ट होगा ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन मिले, कि दोनों में होना चाहिए। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 है और ये 2 3 4 है, तो 2 और 3 जो होगा वो कॉमन है दोनों में, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा 2 3, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी को डिफाइन किया गया वो सारे एक्स सच दैट एक्स ए में भी हो, इसमें भी हो, और एक्स जो ये वाला पार्ट ये बी में भी हो। तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी।
तो therefore A intersection B is the set of all those elements which belongs to both A and B. It follows that A intersection B is a subset of A and A intersection B is a subset of B. तो देखो ये वाला पार्ट हम कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि अब अगर जैसे हमने देखा कि ये वाला पार्ट जो था हमारा A इंटरसेक्शन B था, तो ये हम देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन B जो है वो A का भी सबसेट है, क्योंकि A के अंदर भी है, क्योंकि हम इसे इसलिए भी लिख सकते हैं ये सबसेट ऑफ A, क्योंकि A इंटरसेक्शन B से अगर हम कोई भी एलिमेंट उठा के चलते हैं फॉर एग्जांपल X, तो वो A के अंदर तो आएगा, ये डेफिनेशन ही है इंटरसेक्शन का, तो इसीलिए हम ये इसको सबसेट लिख सकते हैं। सिमिलरली हम A इंटरसेक्शन को B का भी सबसेट लिख सकते हैं, क्योंकि अगर एलिमेंट X अगर इसके अंदर होगा तो B के अंदर तो होगा ही, ये डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट, तो इफ़ टू सबसेट्स A and B हैव नो कॉमन एलिमेंट्स देन A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू फाइंड A and B आर सेट टू बी डिसजॉइंट। अब ऐसा भी तो केस हो सकता है कि अगर ये यूनिवर्सल सेट हो, जैसे कि अगर इसे हम रियल नंबर मान लेते हैं, तो अगर इसे हम रियल नंबर ले लेते हैं इस पूरे यूनिवर्सल सेट को, तो और ये मान लेते हैं कि Q है और ये मान लेते हैं कि Q टिल्ट की मतलब कि ये इरैशनल सेट्स का कलेक्शन है, तो ये इरैशनल है और ये रैशनल है, तो ऑब्वियस सा बात है ये दोनों में कोई भी एलिमेंट हमारे कॉमन नहीं मिलेंगे, दोनों अलग अलग होगा। और एक्चुअल बात है कि ये और ये दोनों मिलके पूरे आर को कवर कर लेंगे, तो ये अब ऐसा हम इसे बना सकते हैं आधा आधा, ये ऐसा और ये ऐसा। तो यहाँ हम बोलेंगे कि ये जो Q और ये जो मतलब कि ये जो रैशनल नंबर है और ये इरैशनल नंबर है, ये आपस में डिसजॉइंट है, मतलब कि कोई भी एलिमेंट्स इसमें कॉमन नहीं मिलेंगे। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स। तो ये हमारा एग्जांपल है, लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड B इक्वल्स टू 3 5 7 9 11 और C इक्वल्स टू दिस एंड D इक्वल्स टू दिस बी द सबसेट्स ऑफ द सेट एंड नेचुरल नंबर्स के सेट से, क्योंकि नेचुरल नंबर से ही एलिमेंट्स लिखे गए हैं। अब देन A यूनियन B इज इक्वल्स टू, तो ये आप निकाल करके खुद देखना, इनके और इनके एलिमेंट को कंबाइन कर देना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये है 3 5 7 9 11, तो 1 2 3 4 5 हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 7 9 11, तो कंबाइन करके हमने लिख दिया। वैसे इंटरसेक्शन निकाला गया है, A और B का इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट्स, तो हम देखेंगे A और B में कॉमन एलिमेंट क्या है, तो 3 है और 5 है, क्योंकि देखो 3 और 5 यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ 7 9 11 है, बट 7 9 11 इसमें तो है नहीं, तो ये 3 और 5 होगा। तो ऐसे ही इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C यूनियन D एंड C इंटरसेक्शन D आप खुद निकाल करके देखना। तो ये बहुत ईजी है, आई होप ये हो जाएगा। अब B एंड C आर डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ N, तो B और C जो होगा वो डिसजॉइंट सबसेट्स होगा N का। क्यों? क्योंकि B और C का जब आप देखोगे इंटरसेक्शन, क्योंकि ये देखो ये सारे ऑड नंबर हैं, मतलब 2 से लेकर के अगर हम देखें 11 तक में, तो ये सारे ऑड हैं जो ऑड आएंगे, और ये सारे इवन हैं, तो ऑड और इवन आपस में डिसजॉइंट्स होंगे, तो वही डिसजॉइंट है। D इज़ द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ C, तो D इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ C, क्योंकि देखो D जो है वो है 2 6 10, वो इसी के अंदर से लिया गया है, तो D इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ C। प्रॉपर सबसेट को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये इक्वल लिख करके ऐसे काट देंगे, इसका मतलब कि ये इक्वल नहीं हो सकता है, प्रॉपर होगा। तो अब हम देखते हैं कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी। अब ये कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, तो द 3 रिलेशंस A इज सबसेट ऑफ B, A यूनियन B इक्वल्स टू B एंड A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A आर इक्विवेलेंट, दैट इज वन ऑफ दिस इम्प्लाइज द अदर टू। तो देखो इसको आपको मैं वेन डायग्राम से बताता हूँ, ये क्या है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द 3 रिलेशंस, the 3 relation A is a subset of B, यानी कि अगर हम ऐसे देखें तो अगर ये हमारा B है बड़ा वाला, तो ये छोटा वाला हमारा A होगा। तो क्या बोला जा रहा है, द 3 रिलेशंस A इज अ सबसेट ऑफ B, A यूनियन B इक्वल्स टू B, यानी कि A और B का जब हम यूनियन करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि A के एलिमेंट को अगर हम B के एलिमेंट के साथ मिला देंगे तो ये हमारा B ही बनेगा, क्योंकि A का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये तो पूरा B के अंदर ही है। तो जैसे कि जब हम A यूनियन B लिखते हैं तो इसका मतलब हमारा क्या होता है, ऑल दोज एलिमेंट्स X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। बट क्योंकि अगर X A में बिलोंग कर रहा है तो X B में तो बिलोंग करेगा ही, तो यहाँ इसकी जगह भी हम लिख देंगे X बिलोंग्स टू B।
तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ रह जाएगा, x बिलोंग्स टू b, यानी कि ये कम्प्लीटली b के इक्वल हो जाएगा ये वाला। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है एंड a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a। अब इसका मतलब क्या हुआ, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a का मतलब, इसका मतलब कि देखो अब जैसे कि सबसेट अगर आप देख पा रहे हो, अगर आप जैसे ही देखोगे यहाँ पे कि अगर ये हम ले रहे हैं b को और ये ले रहे हैं a को, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब अगर हम इंटरसेक्शन ले दोनों का, a इंटरसेक्शन b यानी कॉमन एलिमेंट, तो हमारा सिर्फ ये पार्ट आएगा a, क्योंकि a इंटरसेक्शन b का डेफिनेशन क्या होता है, a इंटरसेक्शन b के अंदर आते हैं ऑल दोज एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, मतलब x जो हो दोनों में हो, a में भी हो और b में भी हो, तो हम लोग बोलते हैं इसे a इंटरसेक्शन b। तो ऑब्वियस सा बात है कि x अगर b के अंदर है, इसके अंदर x अगर मान लो कि b के अंदर और a के अंदर भी है साथ साथ, तो x इसके अंदर तो होगा ही, अगर b के अंदर और a के अंदर है तो, क्योंकि b के अंदर यहाँ पे है और इसके इसी पोर्शन में कहीं पे होगा अंदर में, क्योंकि यहाँ x a के अंदर है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं a से, तो अल्टीमेटली फिर हम रिप्लेस कर देंगे तो इसकी जगह पे हम a ही लिख सकते हैं। तो ये है कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी। अब इसका और पॉइंट्स क्या क्या है इसमें हम देखते हैं। तो अब हमारा कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि हम लोग नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा बेसिक ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि जैसे 1a है, अगर a में 5 को अगर मिला दे तो भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, a ही रहेगा, और a का इंटरसेक्शन अगर 5 के साथ कर दे तो 5, दिस इज इम्प्लाइज फ्रॉम 1 बाई टेकिंग 5 इज सबसेट ऑफ a। तो देखो अगर ऊपर वाले से ये आ रहा है, क्योंकि अगर हम a की जगह पे मान लो या b की जगह पे अगर हम 5 ले लेते हैं, एक मिनट, हम a को ले लेते हैं 5 और b की जगह पे ले लेते हैं a, यानी हम कर क्या रहे हैं कि ऊपर वाले में अगर आप देखोगे तो ऊपर वाले की जगह पे अगर आप देखो यहाँ पे अगर आप 5 यूज़ कर लेते हो यानी कि आप a अगर लिख देते हो a इंटरसेक्शन 5, तो देखो वो क्या आ जाएगा 5 के इक्वल, क्यों, क्योंकि 5 इज़ अ सबसेट ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हो 5 इज़ अ सबसेट ऑफ a, तो इसका मतलब जब लिखेंगे 5 इंटरसेक्शन a तो आ जाएगा 5। तो ये चीज़ बताया गया, या वेन डायग्राम से खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, ये सब बहुत ईजी है। और नेक्स्ट चलते 1 का b क्या बोला जा रहा है कि अगर a यूनियन u कर देंगे, क्योंकि u बहुत बड़ा सेट है, उसमें अगर a को मिलाएंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सा बात है कि यूनियन जो u है वो पेरेंट सेट है, उसके पास सब कुछ है, तो अगर a को अगर हम लोग u में मिलाएंगे तो भी वो u ही रहेगा, अगर यूनियन कर देंगे तो a का u के साथ यूनियन। उसी तरह से a का इंटरसेक्शन करेंगे u के साथ। आप ऊपर वाले प्रॉपर्टी में भी देख सकते हो कि आप अगर b की जगह पे u ले लोगे तो a इंटरसेक्शन देखो, a इंटरसेक्शन u जो होगा वो a हो जाएगा। दिस फॉलोज फ्रॉम 1 बाई टेकिंग a इज इंटरसेक्शन u। ये हमारा हो गया, ये हो गया। अब देखो 1 का c, अब ये क्या है, तो ये क्या है हमारा 1 का c हम देखते हैं, 1 का a हो गया, 1b हो गया एंड 1c। अब a यूनियन a करेंगे तो ऑब्वियस बात है a आएगा, b की जगह पे आप a ले लोगे ऊपर वाले में तो भी यही सेम चीज़ आ जाएगा, और a इंटरसेक्शन a भी a, इसे ही हम बोलते हैं आइडेम्पॉर्टेंट लॉ, यानी आइडेम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मतलब सेम सेट के साथ अगर यूनियन कराया जाए और इंटरसेक्शन कराया जाए तो वही आएगा। अब हम लेते हैं 1 का d, अगर a यूनियन कराते हैं a इंटरसेक्शन b, तो ये हमारा होता है एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से, तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि a को अगर हम मिलाते हैं a यूनियन b के साथ, अब खुद सोच के देखो कि अगर ये a सेट होता है, ये b सेट होता है, तो a यूनियन b ये पूरा है, इतना बड़ा सेट, ये वाले दोनों मिला के ये पोर्शन पूरा। तो अगर सोचो इसमें हम a को मिला भी दें तो भी तो ये a यूनियन b ही रहेगा, यानी कि ऊपर वाले में जो भी हमने देखा था ये वाला कि a इज़ अ सबसेट ऑफ, तो हम b की जगह पे ले सकते हैं a यूनियन b, क्योंकि a इज़ अ सबसेट ऑफ a यूनियन b। तो a अगर आप करोगे कि a यूनियन ऑफ a यूनियन b, इसमें देखो b आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे a यूनियन b आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे हमारा यूज़ किया गया a यूनियन ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो इसके लिए हम ये भी देख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b जो होता है हमारा, a इंटरसेक्शन b वो छोटा सेट होता है, क्योंकि वो सबसेट होता है a का,
एंड वो सबसेट भी होता है बी का भी। तो इसका मतलब कि हम ऐसा लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि ए की जगह पे ये है और बी की जगह पे ये है मान लो। तो यहाँ से क्या होगा, ए यूनियन बी जब हम करेंगे तो हमारा बड़ा सेट आएगा। तो यानी ए यूनियन बी दोनों में करेंगे तो बड़ा सेट यानी ए है, तो वो देखो ए आ रहा है यहाँ पे। फिर ए इंटरसेक्शन, अगर ए का इंटरसेक्शन करेंगे ए यूनियन बी के साथ, तो अब देखो ए यूनियन बी बड़ा सेट है, यानी कि ए जो होगा वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का। यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ये वाला पार्ट यहाँ पे देखो ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो छोटा वाला ए आएगा। तो देखो ए इंटरसेक्शन जब यूनियन बी निकाल रहे हैं तो ए आ रहा है। तो इसी को एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसे आप वेन डायग्राम से प्रूव करना, मैंने बहुत कुछ बताया, दिक्कत होगा तो आप बताना, मैं फिर आपको समझा दूंगा। ये बहुत इजी चीज़ है जो आप वेन डायग्राम से इजीली प्रूव कर सकते हो। क्या करना है आपको, जैसे ए यूनियन ऑफ ए यूनियन बी जैसे मैंने भी बताया, और ए इंटरसेक्शन, और इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी, कि अगर ये ए और यूनियन बी है, ए यूनियन बी, इसका अगर हम इंटरसेक्शन लें, इस पूरे का हम इंटरसेक्शन लें अगर ए के साथ, सिर्फ ए के साथ, तो सिर्फ ए आएगा। और अगर हम अगर ए इंटरसेक्शन बी लें, ए यूनियन ऑफ ए का अगर हम यूनियन लें ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये वाला पार्ट है, तो इसका अगर हम यूनियन लें ए के साथ तो ऑब्वियस सा बात है कि ए ही आएगा। तो ये हुआ हमारा प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब ये हमारा हो गया 1 का डी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये तो पता ही है आपको, कि जैसे कि एडिशन में भी होता है 1 + 2 = 2 + 1, तो कॉम्यूट करना इसका मतलब, तो ये ए यूनियन बी होगा और बी यूनियन ए इक्वल होगा, और ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए इक्वल होगा। फिर उसके बाद हमारा प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी, जैसे हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे अगर मान लो इसे हमें ऐड करना है, तो जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम इसे ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 को, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको ऐड करें पहले, फिर उसके बाद जो आए नंबर उसको 3 के साथ ऐड करें, क्योंकि एक बार में हम 2 ही नंबर को ऐड कर सकते हैं। पहले 2 को ऐड करते हैं, उसके बाद फिर जो आता है उसको तीसरे के साथ ऐड करते हैं। क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि 1 + 2 + 3 हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं करते हो, आप पहले ऐसे ही लिखते हो 3 to 5। अब ऐसे अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो ऐड करके बताओ, तो आप बोलोगे 3 to 5, 5 और 1 6। तो आपने पहले क्या किया, इसको पहले 5 लिखा, देन फिर 1 के साथ ये ऐड किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 2 3 को ऐड कर रहे हैं, तो 1 2 को भी पहले हम ऐड कर सकते हैं, फिर 3 में ऐड कर सकते हैं, या फिर 1 + 2 + 3 को पहले 2 + 3 को ऐड कर देंगे, फिर 1 पे ऐड करेंगे, तो दोनों इक्वली होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी कि हमारे पास अगर ये हो गया था हमारा, अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं ए बी और सी, तो पहले हम बी और सी को यूनियन करके फिर ए के साथ करें, या पहले ए और बी को यूनियन कर दे फिर सी के साथ यूनियन करें। वैसे ही हम पहले बी और सी को इंटरसेक्शन करके फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लें, या फिर हम पहले ए और बी का इंटरसेक्शन ले लें फिर सी का इंटरसेक्शन लें। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है हमारा 4th है, तो ये हमारा हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये हमारा 4th है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आप इस तरह समझ सकते हो, अगर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 2 × 3 + 5, तो इसका मतलब क्या होता है 2 × 3 + 2 × 5। सिमिलरली यहाँ पे अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होगा, तो आप उसे क्या लिख सकते हो, ए का यूनियन बी के साथ फिर इंटरसेक्शन, जो काम यहाँ पे हो रहा है देखो, जैसे कि अब क्या कर रहे हो, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 2 को 3 के साथ 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, वैसे ही ए को बी के साथ यूनियन, फिर ये इंटरसेक्शन, फिर ए को सी के साथ यूनियन। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ कर सकते हैं, पहले ए को बी के साथ इंटरसेक्शन, फिर यूनियन ए को सी के साथ इंटरसेक्शन। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए दोनों के साथ, बी और सी के साथ। तो ये हो गया। अब हम आते हैं अपना कॉम्प्लीमेंटेशन। अब ये कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है कि जस्ट इसे हम नेगेशन भी बोल सकते हैं, मतलब नेगेटिव, मतलब जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सेट लेता हूँ ए, ये ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये वाला होगा, यानी कि पूरे यूनिवर्सल सेट में ए को छोड़ करके जो होंगे वो होंगे ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया
द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सबसेट ए इज अ सबसेट ऑफ यू डिनोटेड बाय ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे डिनोट करते हैं सी लिख के, एंड इट इज़ डिफाइंड बाय, तो इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट को हम डिफाइन करेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे एक्स होंगे सच दैट एक्स जो होंगे वो ए के अंदर नहीं होंगे, यानी एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये होगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया ए डैश इक्वल्स टू वो सारे एक्स बिलोंग्स टू यू सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए डैश कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए, जो ए के अंदर नहीं है। यानी कि इससे हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम ए को और ए डैश को, यानी ये वाला पार्ट ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट और ये ए को अगर मिला दे तो हमारी यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर हम सेट यू के अंदर से लेते हैं तो उसका दो ही पॉसिबिलिटी, या तो वो ए के अंदर होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर वो ए के अंदर हुआ तब तो हम लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, और अगर ए के अंदर नहीं है तो कहाँ होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन ए डैश जो होगा वो यू के इक्वल होगा, और ए इंटरसेक्शन ए डैश करेंगे क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन मिलेगा नहीं, तो ये डिसजॉइंट है, तो इसलिए 5 होगा। तो देखो ये बहुत ही बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, जो अपने क्लास 11 में ये देखा होगा, इससे आपका बहुत ही अच्छे से रिकॉल हो जा रहा होगा, और आप वेन डायग्राम बना करके ये सब चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत ही ऊपर लेवल पे, आगे लेवल पे चीज़ों को देखेंगे, तो बार बार मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हर चीज़ में पास से आपको रिकॉल करके सब बता सकूँ, तो मैं डायरेक्ट ये सब चीज़ें यूज़ करूँगा जो कि आपको समझ में फिर आना चाहिए उस टाइम पे। तो इसीलिए आप इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना खुद से पढ़ पढ़ करके। तो अब ये देखते हैं कि ए यूनियन ए डैश इज इक्वल्स टू यू, और ये हो गया। अब ए डैश का डैश यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो आ जाएगा ए के इक्वल, यानी कि जब हम ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो वो ए के इक्वल आएगा। कैसे, आप ये भी देख सकते हो वेन डायग्राम से कि ये सेट ए है, इसका जैसे कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसको छोड़ करके तो फिर ये आ जाएगा, ये अगेन। तो ये बहुत इजी है। फिर उसके बाद 7 में आते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ पे। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि अगर हम ए यूनियन बी का डैश लेंगे तो वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा। इसका मतलब क्या चीज़ कि अगर हम, जैसे इसको भी मैं आपको वेन डायग्राम से बता देता हूँ कि अगर ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे अगर इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ ए यूनियन बी का, यानी ये पूरे पार्ट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो ये मेरा पार्ट आएगा, ये वाला बाहर वाला। तो अब हमें इसे लाना है, मतलब इसे हम लिखेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर हम देखें तो क्या होगा कि अगर ये सेट ए है तो ए डैश पार्ट होगा इसको छोड़ करके ये पूरा, और बी डैश को अगर ले तो ये इसको छोड़ करके ये पार्ट होगा ये। तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का तो इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, ये वाला पार्ट। इसको ले नहीं सकते क्योंकि ये वाला पार्ट, ये वाला जो पोर्शन है इस एक पार्ट में तो है, ए डैश में तो है लेकिन बी डैश में नहीं है, और ये वाला पार्ट भी नहीं ले सकते हैं क्यों, क्योंकि ये बी डैश में तो है लेकिन ए डैश में नहीं है। तो इन दोनों को छोड़ देंगे तो यानी मेरा यही पार्ट बचेगा, तो ये आ जाएगा। तो देखो ये एक तरीका, जैसे कि जब हम ज्योमेट्री सॉल्व करते हैं तो ये जैसे हम फिगर ड्रॉ करते हैं कि किसी भी चीज़ों को समझने के लिए कि ये मेरा ट्राइंगल है ए बी सी, यहाँ पे एक पॉइंट लिया पी, तो इससे हमें दिखता भी है कि ये परपेंडिकुलर है, लेकिन ये प्रूफ नहीं होता है, ये सिर्फ समझने का एक तरीका होता है। तो वैसे ही वेन डायग्राम हमारा समझने का एक तरीका है सिर्फ इस चीज़ को कि ये सही है या नहीं है या क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन ये एक्चुअल प्रूफ नहीं है। तो आप लोग ये सारा जितना भी है ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ से एकदम फर्स्ट नंबर से, तो यहाँ से आप लोग प्रूफ करना इसको स्टार्ट करें। जैसे स्टार्टिंग में मैंने प्रूफ इसका कराया कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो मैंने लेके चला कि एक्स एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाइज एक्स बी में बिलोंग करेगा, ये दिया हुआ है। तो फिर ये मैंने कैसे निकाला था, एक्स अगर बी में बिलोंग करेगा, तो ये मैंने कैसे प्रूव किया कि ये जो होगा ए यूनियन बी जो होगा वो इक्वल्स टू बी होगा। ये मैंने आपको दिखाया था कि मैंने एक एलिमेंट इसके अंदर से लिया था, तो x बिलोंग्स टू ए इन बी, तो x बिलोंग करेगा ए में और x बिलोंग करेगा बी में। और क्योंकि x अगर b के अंदर है और a इज़ ए सबसेट, x अगर a के अंदर है और a इज़ ए सबसेट ऑफ b है, तो a b के अंदर तो होगा ही, तो हमने उसे रिप्लेस करके लिख दिया था। तो वैसे ही अब सारे को प्रूव करना है,
एलिमेंट्स प्रूव करने का तरीका यही है, इसको आपको इसका सबसेट प्रूव करना है, मतलब एलिमेंट इसके अंदर से एक लेके चलना और दिखा देना वो इसके अंदर है, और इसके अंदर एलिमेंट लेके चलना दिखा देना इसके अंदर है, यानी कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी हो जाएगा एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, देन ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। तो देखो डी मॉर्गन्स लॉ का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे आपको प्रूव करना है। तो देखो डी मॉर्गन्स लॉ यानी कि आपका क्या बोला जा रहा है कि अगर ए यूनियन बी हम करते हैं और इसका डैश लेते हैं तो वो आ जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसे हम प्रूव कैसे करेंगे कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा। तो इसे देखते हैं कि कैसे हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो एक एलिमेंट हम लेके चलते हैं, लेट कर लेते हैं कि x जो होगा वो बिलोंग करेगा a यूनियन b के डैश में, यानी कि डैश में बिलोंग कर रहा है, यानी कि देखो अब खुद सोचो कि कोई एलिमेंट इसके डैश में बिलोंग कर रहा है तो इसमें तो बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई एलिमेंट x अगर a के अंदर बिलोंग कर रहा है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश। तो अगर x a डैश के अंदर अगर होगा तो x ऑब्वियस सा बात है कि x a के अंदर तो होगा नहीं, क्योंकि उसके डैश में है, कॉम्प्लीमेंट में है। तो वैसे ही हम क्या बोलते हैं इसमें यूज़ करते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो ये प्रॉपर्टी हमारा क्या बोल रहा है कि x अगर बिलोंग करेगा इसमें तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब x a यूनियन b में ही नहीं है, आप खुद सोचो कि x जो है वो ऐसे a यूनियन b होता है, यानी ये a होता है ये b होता है, तो x जो है ये दोनों मतलब कि a यूनियन b में ही नहीं है। तो ऑब्वियस सा बात है कि x ना तो इसमें होगा ना इसमें, क्योंकि अगर x दोनों में से किसी में भी हो गया, अगर इसमें हो गया तो यूनियन में आ जाएगा। तो x जो होगा वो इसमें भी नहीं होगा, a में भी नहीं होगा और b में भी नहीं होगा। तो इसका मतलब x जो होगा वो a में भी नहीं होगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो इसका मतलब x अगर a के अंदर नहीं है तो x बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि हमें पता है कि x अगर a में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, एंड x अगर b में नहीं है तो x बिलोंग करेगा उसके b कॉम्प्लीमेंट में। और अब देखो ये एंड का मतलब होता है, अभी से हम लोग ने पढ़ा था इंटरसेक्शन, तो ये इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कि x जो होगा वो बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने यही प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर x a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट होगा इसका मतलब क्या होगा कि x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड, यही होता है डेफिनेशन ये इंटरसेक्शन b का। तो देखो इससे क्या हुआ कि मैं लेके चला मैंने एलिमेंट इसके अंदर a यूनियन b डैश में, और वो एलिमेंट आ गया a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये डैश यानी वही कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो है ये पोर्शन ये सबसेट हो जाएगा इसका, क्यों, क्योंकि मैंने लेके चला एलिमेंट इसके अंदर से और वो आ गया एलिमेंट इसके अंदर। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर है, यानी कि ये पूरा का पूरा सबसेट है इसका। अब मैं एलिमेंट लेके चलूँगा इसके अंदर, तो अगर मैं उल्टा आप देख सकते हो कि x अगर मैं लेके चलता हूँ इसके अंदर तो इसका मतलब x बिलोंग अगर इसमें कर रहा है इंटरसेक्शन में, यानी x बिलोंग करेगा इसमें एंड x बिलोंग करेगा इसमें, और x a कॉम्प्लीमेंट में है यानी कि x नहीं बिलोंग करेगा a में एंड x नहीं बिलोंग करेगा b में। और x अगर a में भी नहीं है b में भी नहीं है तो ऑब्वियसली तो उसके यूनियन में नहीं होगा, और x अगर a यूनियन b में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं होगा, मतलब सॉरी अगर x अगर a यूनियन b में नहीं है तो x a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में होगा। यानी कि मैं लेके चला एलिमेंट इससे और वो एलिमेंट आ गया इसके अंदर, यानी ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो एक बार मैंने प्रूफ कर दिया ये कंडीशन, एक बार ये कंडीशन, मतलब ये इक्वल हो जाएगा दोनों। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा अच्छे से। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस। तो अब लेकिन ये याद रखना डी मॉर्गन्स लॉ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि जनरली यूज़ किया जाता है। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, तो द डिफरेंस ऑफ टू सबसेट्स a एंड b इज़ अ सबसेट ऑफ u। अगर दो सेट a और b का हम लोग डिफरेंस लेते हैं तो उसे हम a माइनस बी लिखेंगे, इज़ डिफाइंड एज a माइनस बी के अंदर a माइनस बी के अंदर
वो सारे x आएंगे सच दैट x a माइनस बी के अंदर वो सारे x आएंगे सच दैट x बिलोंग करेगा a में बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, क्योंकि a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं a को लेके चलता हूँ अगर मैं a को लेके चलता हूँ 1 2 5 फॉर एन एग्ज़ाम्पल, और मैं b को ले लेते हैं 1 5, तो a माइनस बी का मतलब हुआ कि a के अंदर जितने भी b के एलिमेंट है उसको हटा देना है, कि वो एलिमेंट जो a में तो होंगे लेकिन b में नहीं होंगे, तो 1 5 को हटा देना, ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा। तो ये निकलता है ऐसे a माइनस बी। अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि तो नेक्स्ट हमारा क्या बताया जा रहा है कि a माइनस बी इज़ अ सबसेट ऑफ a एंड इज़ द सबसेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ a विच आर नॉट इन b। मतलब a माइनस बी जो है वो a के अंदर तो मतलब इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो a के अंदर तो होंगे लेकिन b में नहीं होंगे, यानी कि a माइनस बी को हम बोल सकते हैं कि ये सबसेट होगा a का। क्यों? क्योंकि a के ही कोई एलिमेंट को उठा करके ये बनेगा। जैसा अभी हमने एग्जांपल में देखा था 1 2 5 वाले में, जो a माइनस बी आया था हमारा वो सिर्फ 2 आया था, तो 2 तो इसका सबसेट होगा ही, क्योंकि ये a माइनस बी कभी भी a से एक्सीड नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका डेफिनेशन में ही है वो सारे एलिमेंट जो a में हों और उसके बाद ये एक्स्ट्रा कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या कि x b में नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब कि हम और एलिमेंट इससे कम ही हो जाएंगे। तो a माइनस बी जो होगा वो ऑलवेज सबसेट होगा a का। एंड a माइनस बी इज़ द रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ b इन a। तो इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ b इन a, मतलब कि b का जो हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, ऐसे जनरली b का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस, लेकिन जब हम बोलते हैं रिलेटिव टू a तो हम यूनिवर्सल सेट की जगह पे a ले लेते हैं, यानी कि b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a माइनस बी। तो अब हमारा क्या बोला जा रहा है कि द डिफरेंस a माइनस बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a माइनस बी इज इक्वल्स टू, तो a माइनस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि b का कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने और उसका इंटरसेक्शन कर दिया a के साथ, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसे हमने a के साथ। तो इस पार्ट को हम इस चीज़ को वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं कि अगर हम b कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, मान लो कि ये वाला जो है ये a है और ये वाला b है, तो अगर हम b कॉम्प्लीमेंट निकालते तो ये पूरा आएगा, लेकिन हम जैसे उसका a के साथ इंटरसेक्शन कर देते तो a में तो यानी मेरा पार्ट सिर्फ ये इतना हो जाएगा जो कॉमन आ रहा हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स क्या है। अगर u हम लेते हैं 1 2 3 से लेकर 10 तक विद द यूनिवर्सल सेट एंड a को लेते हैं 1 3 5 7 9, तो a का कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसमें से इसको हटा देंगे तो जो एलिमेंट्स बचेंगे वो ये आ जाएंगे। फिर उस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि a को 1 2 3 4 5 6, b 2 4 6 7 6 8 10 विद द सबसेट ऑफ द सेट 10, तो a माइनस बी। तो अब इस a में से b को हटाना है, यानी कि 2 4 6 8 10, तो ये ख़त्म, 4 भी ख़त्म, 6 भी ख़त्म, यानी कि 1 3 5, तो ये हो जाएगा। उस तरह से b माइनस a, b में से a को हटाना है, यानी 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 यानी 8 और 10 बचेगा, तो ये हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस। अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? तो सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंपल सा मतलब होता है, देखो ये सिमेट्रिक डिफरेंस, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सबसेट्स a एंड b इज अ सबसेट ऑफ u डिनोटेड बाय ए सिमेट्रिक डिफरेंस। तो a डेल्टा u, a डेल्टा b ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसमें हमें करना क्या होता है कि सिमेट्रिकली मतलब a को b के साथ डिफरेंस किया, b का a के साथ डिफरेंस किया और दोनों का यूनियन कर दिया गया, तो ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। इसमें जनरली हम लेते कौन से एलिमेंट है, मतलब जो ये कॉमन पोर्शन इसको खाली हमें हटा देना है a यूनियन b में से, क्योंकि अब जैसे ही a में से b को हटाते हो यानी ये पार्ट ख़त्म, तो यानी सिर्फ ये पोर्शन बचा। अब b में से इस b में से a को हटाते हो यानी ये वाला पोर्शन हटा दोगे तो ये वाला पोर्शन बचेगा, यानी कि ये और ये पोर्शन। यानी कि हम इसे और एक तरीके से देख सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस को कि अगर हम a यूनियन b करके उसमें से माइनस कर दें a इंटरसेक्शन b, तो ये भी हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि a डेल्टा b is the set of all those elements which belongs to either to a or to b but not to both। तो जो हमने अभी देखा था इस तरह से
क्योंकि हमने ये बोथ वाला पार्ट को ही हटा दिया है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट या तो होंगे, अगर x अगर होगा तो या तो a में होगा या b में होगा, दोनों में नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का पोर्शन हमने हटा दिया है। फिर एक एग्जांपल है, a लिया 1 2 3 4, b लिया हमने 2 4 6 8 विद द सबसेट ऑफ द सेट n। देन सिमेट्रिक डिफरेंस अगर हम निकालते हैं दोनों का, a डिफरेंस a डेल्टा भी निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा, दोनों का पहले हमने यूनियन हम करेंगे तो 1 2 3 4 और ये 6 8 आ जाएगा। उसमें से हम कॉमन पोर्शन हटा देंगे, तो कॉमन क्या है 2 और 4 को हम हटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 3 6 8, 1 3 6 8। नेक्स्ट है हमारा ए का सिमेट्रिक डिफरेंस ए के साथ करेंगे तो 5 आएगा। ये तो ऑब्वियस है, ये बहुत ईजी है, आप ये वेरीफाई खुद कर सकते हो। यहाँ पे आप पुट करना तो a माइनस बी यूनियन a माइनस ए, अब करके देखना तो ये आपका क्योंकि a माइनस ए जैसे आप करोगे तो 5 यूनियन 5 विच इज़ इक्वल्स टू 5, ये 5 आ जाएगा। फिर वैसे ही a डिफरेंस भी आप निकालोगे और b डिफरेंस तो सेम आएगा, क्योंकि जैसे आप ये भी आप खुद करके देख लेना, ये बहुत ईजी। यहाँ पे आप a की जगह b रखना और b की जगह पे। वैसे ही देखो 10 नंबर सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस हमारा होता है ये एसोसिएटिव होता है, यानी कि अगर हम जैसे इसे अगर निकालें और इसे निकालें तो ये दोनों बराबर, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस। या फिर आप एक एग्जांपल, मैं आपको इसे एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि अगर मैं बी ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 1 2, ए को ले लेते हैं 1 5 6 और सी को ले लेते हैं 4 या ले लेते हैं सी को 2 4, तो आप देखोगे कि जब b माइनस सी निकालेंगे तो b माइनस सी कितना आएगा, 1 में से 2 4, 1 2 में से 2 4 चला जाएगा, तो यानी बचेगा 1। फिर यूनियन करेंगे 2 4 में से 1 2 चला जाएगा तो बचेगा 4, तो 1 और 4 बचा, उसका यूनियन करेंगे a के साथ तो यानी आ जाएगा 1 4 5 6। वैसे ही आप इसको निकालना a सिमेट्रिक डिफरेंस b, तो a सिमेट्रिक डिफरेंस b में यानी दोनों का यूनियन करके कॉमन पार्ट यानी ये वाला हटा दो इसको, तो 2 5 6। फिर इस 2 5 6 में सी के साथ हम लोग को कॉमन डिफरेंस लेना है, तो अब देखोगे कि 2 5 6 में से 2 कॉमन, इसको हटाओगे तो देखो 4 5 6 आ जाएगा जो हमारा उसमें आया था। तो ये हो गया। तो मैं यहाँ 1.3 तक ही आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया 51 मिनट का। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे फैमिलीज़ ऑफ सेट्स, मतलब कि जैसे अभी हमने पहले, इसका मैं छोटा सा आपको एक आइडिया देता हूँ ओवरव्यू। ये जैसे अभी हम लेते थे कोई भी सेट को, इसके अंदर कोई एलिमेंट होते थे, हम बोलते थे कि ये स्मॉल ए है, वो एलिमेंट होता है इस बड़े ए का, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए बिलोंग करेगा ए के अंदर। बट अब हमारा क्या बोला जा रहा है, फैमिलीज़ ऑफ सेट। बट अब ये जो सेट है ए बी सी, ये सब जो सेट्स हैं, ये सेट भी तो किसी के अंदर हो सकते हैं, मतलब कि कोई ऐसा भी तो सेट हो सकता है जो इस सेट्स को अपने अंदर रखेगा, तो वो जो होगा उसे हम फैमिलीज़ ऑफ सेट बोलेंगे। और क्योंकि हमने छोटे वाले को एलिमेंट के लिए मतलब डिनोट करने का मतलब यूज़ किया, कैपिटल ए हमने सेट, कैपिटल ए से हम ए सेट को यूज़ करते हैं, तो हम फैमिलीज़ ऑफ सेट के लिए एक अलग नोटेशंस करते हैं, ऐसे ऐसे करके, या इसको आप बोल सकते हो इटैलिक ए या फिर स्टाइलिश ए, मतलब इस तरह से ऐसे लिख करके इसको ऐसे आप कर दोगे, ये थोड़ा सा ऐसे रोटेट करके लिखते हो, तो इसका मतलब है ये कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स हैं। तो इसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो सेट्स आएंगे, इसके एलिमेंट सेट होंगे। तो ये सब आप आगे जब टोपोलॉजी वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे आप नोटेशंस पढ़ोगे कि जो नोटेशंस होता है वो इसी तरह से इटैलिक होता है और ऐसे करके। तो ये सब चीज़ ये हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब हम लोग फैमिलीज़ ऑफ सेट यूज़ करते थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आगे। तो फिर आप लोग, मैं होप करता हूँ कि आप लोग 2 घंटे के अंदर, या वीडियो बड़ा है तो आप लोग 3 घंटे के अंदर, यानी अप्रॉक्सीमेटली रात के 10 बजे तक ये वीडियो देख लोगे, और मैं गूगल फॉर्म आप लोग को भेजूँगा, वो आप लोग फॉर्म को भर देना। चलो फिर, थैंक यू, रखता हूँ।